ओके तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तीन एप्लीकेशंस हैं टोटल, जिनमें से दो एप्लीकेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला और दूसरा, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस एंड कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। आज डिस्कस करेंगे थर्ड एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन डिस्कस करते ही आपका जो क्लास 11th का सिलेबस है सेशन 2023-24 का, है ना, जो सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज किया है 2023-24 के सेशन का, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कुछ और टॉपिक्स जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, वो भी हम पढ़ेंगे, एरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन जो सिलेबस अभी का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो भी आप स्कूल पेपर दोगे तो उसके लिए आज सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, माने ये चैप्टर आज उस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो पढ़ते हैं थर्ड एप्लीकेशन, डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। कि फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन कैसे डिराइव करना है। पहले इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो पढ़ लेते हैं हम कि कैसे ये मेथड वर्क करता है, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं। The method of dimensions can be used to deduce the relation among physical quantities. For this, we should know the dependence of a physical quantity on the other physical quantities. तो पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिपेंडेंस है, द डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, मतलब एंड दिस डिपेंडेंस शुड बी प्रोडक्ट टाइप। और अगर ये दी रहेगी तो ये डिपेंडेंस कैसी होनी चाहिए, दिस डिपेंडेंस शुड बी प्रोडक्ट टाइप। ये डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट टाइप ही होनी चाहिए, तो ही ये मेथड क्या करेगा, वर्क करेगा। अगर हमें डिपेंडेंस दी है तो हम बाय डिफॉल्ट उसको क्या मानेंगे कि वो प्रोडक्ट टाइप ही है। ठीक, अदरवाइज इससे आंसर नहीं आएगा। प्रोडक्ट टाइप बोलने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी P है, लेट्स से अगर मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी P है, इफ दिस P इज अ फंक्शन ऑफ A एंड B, मानो ये P A और B पे डिपेंड करता है। अगर P किस पे डिपेंड करता है, दो अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है A और B, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको ऐसे लिखेंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज टू पावर कुछ x बोल लो एंड B रेज टू पावर y। किस पावर पे डिपेंड करता है हमें वो नहीं पता, लेकिन A और B पे डिपेंड करता है, माने A स्क्वायर पे करता है कि A के रूट पे करता है, A की पावर 3 पे करता है, वो हमें डायमेंशनल एनालिसिस से पता चल जाएगा, लेकिन हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर P कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो तीन अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है ABC, तो हम क्या लिखेंगे, P इज प्रोपोर्शनल टू A रेज टू पावर x, B रेज टू पावर y, C रेज टू पावर z। ठीक, आगे हम जैसे ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of force of gravity। पेंडुलम आप सबको पता ही होगा, है ना, पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम का मतलब है एक थ्रेड से, एक स्ट्रिंग से हम क्या करते हैं, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मास अटैच कर देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, पेंडुलम है। ठीक, इसकी क्या लेंथ होती है, ये थ्रेड की जो लेंथ है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम। और ये जो बॉब है, बॉब माने ये छोटा सा जो मास अटैच्ड है, इसका मास होता है m। थ्रेड को हम मासलेस मानते हैं, ठीक है। तो ये बॉब का मास, ये जो बॉल सी लटकाई हुई है थ्रेड के साथ, इसका मास कितना है, m। क्लियर, तो ये पेंडुलम आपका बन गया। Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on its length। जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है बच्चे, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, टाइम, टाइम पीरियड। ठीक, तो कहता है जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ। ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो लेट्स से लेंथ की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है वो तो हमें नहीं पता, हम मानते हैं लेट्स से इट डिपेंड्स ऑन लेंथ की पावर ए, माने लेंथ के रूट पे डिपेंड कर रहा है कि लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की पावर 3/2 पे डिपेंड कर रहा है, वो तो हमें नहीं पता है, ये पता है कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास ऑफ द बॉब, मास पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हम मानते हैं कि लेट्स से मास की पावर b। अब क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है, लेट्स से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर c।
Derive the expression for this time period using methods of dimensions. तो methods of dimensions का यूज करके हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे टाइम पीरियड है यहाँ पे, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू किन किन पे ये डिपेंड कर रहा है, एल, एम और जी, और उनकी पावर्स लगा दो एबीसी। क्लियर? अब आप जैसे ही सेकंड स्टेप क्या होगा, आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सॉरी, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट यहां पर आ जाएगा। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। बस यहां पर ये कांस्टेंट क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो k है, ये जो k है, वेयर दिस k, ये क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस में जो हम कांस्टेंट लगाएंगे वो कांस्टेंट कैसा होगा, वो कांस्टेंट होगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक, अच्छा, हर कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होता। जैसे यूनिवर्सल आपने देखा है ना, ग्रेविटेशनल, जब हम लॉ पढ़ते थे ग्रेविटेशन का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, कैपिटल जी है, कैपिटल जी भी एक कांस्टेंट है, लेकिन वो डायमेंशनलेस नहीं है। उसके डायमेंशंस हमने पढ़े थे जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था, तो उसमें कैपिटल जी का फॉर्मूला भी आपको लिखाया था। ठीक, तो चलिए, ये हमारी इक्वेशन बन गई, और इक्वेशन में के क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी आपकी ये फिजिकल क्वांटिटी है लेफ्ट और राइट पे, इक्वेशन 1 में आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसके आपने डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं। तो अब क्या करना है कि आपने करना है अपने डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं। राइटिंग dimensional formulae of physical quantities on both sides। कहां पर, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में आपने लिखने हैं डायमेंशनल फॉर्मूले फिजिकल क्वांटिटी के दोनों साइड। अच्छा, लेफ्ट साइड आपकी फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो टाइम ही होता है, तो इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं, m0 l0 t1। टाइम पीरियड तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, आप चाहो तो t1 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इज इक्वल टू k तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो k के तो कोई डायमेंशन आएंगे नहीं। l की पावर है, l रेज टू पावर a, तो l का क्या मतलब है, l तो लेंथ ही है, तो लेंथ को l ही लिखेंगे, l रेज टू पावर a। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेंथ के बाद मास है, मास रेज टू पावर b, मास भी एक फंडामेंटल चीज है, तो m रेज टू पावर b। फिर आपके पास g है ना, नेक्स्ट क्या आपके पास g रेज टू पावर c। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन आप सबको पता है क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 2 रेज टू पावर c, lt माइनस 2 रेज टू पावर c। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया l रेज टू पावर a, m रेज टू पावर b, और यहां पर पावर c है, होल पावर c है, तो ये l रेज टू पावर c एंड t रेज टू पावर माइनस 2c। आपने इसको ओपन कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करके देखते हैं हम, है ना। m पहले लिखते हैं, m0 l0 t1 इज इक्वल टू mb l रेज टू पावर a, l रेज टू पावर c। तो मैंने क्या बन गया, l a प्लस c, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, एंड t रेज टू पावर माइनस 2c। क्लियर? अच्छा, ये डायमेंशनल एनालिसिस में सिंपल सी बात है ना, अगर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे, मास पे, ग्रेविटी पे, इसका मतलब टाइम पीरियड का जो भी फॉर्मूला बनेगा इन क्वांटिटीज को मिला के बनेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनेगा, कुछ प्रोडक्ट टाइप ही हम मानेंगे। तो जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनेगा फॉर्मूला, है ना, डिवाइड को भी आप मल्टीप्लाई में, जैसे a ओवर b होता है ना, तो इसको भी हम प्रोडक्ट टाइप, इसको आपको पता है आप ऐसे भी लिख सकते हो a b माइनस 1। ठीक, तो ये भी प्रोडक्ट टाइप में ही कंसीडर होगा। ये हम डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर टाइम पीरियड का कोई भी फॉर्मूला है जिसमें लेंथ आता है, मास आता है, ग्रेविटी आता है, और वो जो भी फॉर्मूला बनेगा, माने कोई इक्वेशन होती है ना हमारे पास, जैसे हम लिखते हैं F इक्वल टू m,
तो अगर लेफ्ट साइड पे फोर्स है तो राइट साइड पे भी ये चीज क्या होगी, फोर्स ही होगी। तो मैंने डायमेंशनली तो दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर ही होंगी, है ना। डायमेंशनली हम इक्वेट करेंगे तो ये चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बस इतना सा कंसेप्ट है कि लेफ्ट और राइट साइड के हम डायमेंशंस लिख के इक्वेट कर देते हैं। पावर्स कंपेयर करो, कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, है ना। क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर करो। अब दोनों साइड्स पे आपने क्या किया, पावर्स को कंपेयर किया। m रेज टू पावर b और लेफ्ट साइड पे m रेज टू पावर 0, माने b इज इक्वल टू 0, b की पावर आपको आ गई, b की वैल्यू आ गई b रेज टू पावर, देखो m रेज टू पावर 0 था, माने b की वैल्यू 0। नेक्स्ट है a प्लस सी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या था, a प्लस सी इक्वल टू 0। l की पावर देखो a प्लस सी है और लेफ्ट साइड पे 0 है, l की पावर इक्वेट कर दो, m से m की पावर, l से l की पावर इक्वेट कर दी, तो यहां से आ गया आपका a इक्वल टू माइनस सी। थर्ड देखो t रेज टू पावर माइनस सी, t रेज टू पावर माइनस 2c, तो माइनस 2c इज इक्वल टू 1, t की पावर इक्वेट कर दी, c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/2, c आ गया। c आ गया तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, a भी आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो a कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/2। बस यार a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया, a b c तीनों आ गए। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। अब क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। चलिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, t इज इक्वल टू के, इक्वेशन 1 क्या था, l रेज टू पावर a m रेज टू पावर b, माने l रेज टू पावर a कितना है 1/2, m रेज टू पावर b कितना है 0, g रेज टू पावर c कितना है -1/2। तो फॉर्मूला हमारा आ गया k, अच्छा g की पावर माइनस है, m रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, देखो l रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई g रेज टू पावर, नेगेटिव पावर थी नीचे जाके क्या हो गई, पॉजिटिव, और m रेज टू पावर 0 माने 1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं k l ओवर g होल रेज टू पावर 1/2, कंप्लीट देखो पावर 1/2 है, तो t इज इक्वल टू k, अगर होल पावर 1/2 है तो इसको रूट लगा दो, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये क्या है, फॉर्मूला। इस तरह से आपको पेपर में 2-3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव, कि आपको क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। और फॉर्मूला बिल्कुल आपका ठीक आ जाता है, बस फॉर्मूले में एक ही कमी है, एक ही ड्रॉबैक है कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट का पता नहीं चलता कि ये क्या है। जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो आप लेटर ऑन जब ऑसिलेशंस पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे भी कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का जो असली फॉर्मूला है वो ये है, t इज इक्वल टू 2π√L/g। सब कुछ ठीक आ गया था, फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस बिल्कुल ठीक आ गई थी, लेकिन ये जो 2π होता है, दिस 2π कैन नॉट बी डिड्यूस्ड और कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से हमें कांस्टेंट k का पता नहीं चलता कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है कौन, क्या ये 3 है, 4 है, 1/2 है, बाकी चीज हमें ठीक पता लग जाती है। क्लियर, तो इस तरह से हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक। जो k है, k कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और k कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर, तो इतना आपने करना होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी प्रोसीजर है। एक क्वेश्चन, अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे, एक और करेंगे सेम सब्जेक्टिव, फिर एक दो ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स मे डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ, डेंसिटी ऑफ वाटर रो, ये पी नहीं है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, रो, आपको पता ही है, ठीक है, रो है। डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिड्यूस बाय द मेथड्स ऑफ डायमेंशंस द रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज। तो कौन है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स भी माने वेलोसिटी, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन किस किस पे, देखो पहला स्टेप क्या होता है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, माने वेवलेंथ रेज टू पावर है, देन डेंसिटी, डेंसिटी रो, रो रेज टू पावर बी, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रेज टू पावर सी। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटा देंगे, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगाएंगे, लैम्डा रेज टू पावर ए
रो रेज टू पावर बी जी रेज टू पावर सी, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बस सेम प्रोसीजर है स्टैंडर्ड। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डायमेंशंस लिखेंगे। ठीक है, अब प्रोसीजर आपको पता लग गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमने बिल्कुल किया। अब सीधे सीधे मैं लिखूंगा, दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt माइनस वन। अच्छा, मैं साइड में एक बार लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, lt माइनस वन। तो मैंने यहां पर लिख दिया lt माइनस वन। चलो इसी फॉर्म में लिखेंगे, कंपेयर करना इजी होगा। m0 l1 t माइनस वन, लेफ्ट साइड पे लिख दिया डायमेंशनल फॉर्मूला, इक्वल टू k डायमेंशनलेस होता है लैम्डा, लैम्डा है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ है तो लेंथ ही l, ये क्या आ गया, l रेज टू पावर a। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बच्चे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास होता है m, वॉल्यूम होता है l क्यूब, तो l क्यूब ऊपर आएगा तो माइनस, तो डेंसिटी कितना आ गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम रेज टू पावर b। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी देखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माना एक्सेलरेशन lt माइनस टू, तो इसको भी हम क्या करते हैं lt माइनस टू, और इसकी पावर कितनी है c। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर पावर्स कंपेयर करेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, m0 l1 t माइनस वन एंड l रेज टू पावर a, m रेज टू पावर b, l रेज टू पावर माइनस 3b, l रेज टू पावर c एंड t रेज टू पावर माइनस 2c। ठीक, अब सेम जो टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, उनको एक साथ करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। पहले m वाली टर्म लिखेंगे, m रेज टू पावर b। ठीक है, पहले आ गया l रेज टू पावर a, l रेज टू पावर माइनस 3b, l रेज टू पावर c, l रेज टू पावर a माइनस 3b प्लस c, है ना, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड। t रेज टू पावर माइनस 2c, t रेज टू पावर माइनस 2c, इनको क्या कर दिया हमने। अब पावर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, m की पावर m से, l की पावर l से और t की पावर t से इक्वेट करेंगे। अच्छा, ये जो साइड में डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये जो सारे डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हैं, इनको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक, ये आपको अब वैसे ही आते हैं। तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, पावर्स इक्वेट करेंगे। देयरफॉर पावर्स इक्वेट करते हैं, m की पावर b, m की पावर 0, माने b इक्वल टू 0, b की वैल्यू तो आई गई। c t की पावर इक्वेट करते हैं, माइनस 2c इज इक्वल टू, और t की पावर इधर माइनस 1 है, तो c कितना आ गया 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। l की पावर इक्वेट करते हैं, माइनस, देखिए l की पावर इक्वेट करते हैं, l की पावर है a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए b की वैल्यू तो 0 है वैसे ही, तो a माइनस b की 0 भरोगे, ये सब 0, c की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू 1, तो a कितना आ गया, a आ गया आपका 1 माइनस 1/2, तो a आ गया 1/2, ए बी सी तीनों आ गए। अब क्या, फॉर इक्वेशन 1 में भरेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 जो फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी का, वो क्या बन गया, के लैम्डा रेज टू पावर ए क्या है 1/2, मैंने लैम्डा की पावर 1/2, रो रेज टू पावर बी, रो की पावर बी तो 0 है, मैंने डेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है ये वेलोसिटी, है ना, 0 आ गई पावर, हाँ बी, एंड जी रेज टू पावर सी, और जी की पावर कितनी आ गई, जी रेज टू पावर सी, सी की वैल्यू है 1/2। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू के लैम्डा की पावर 1/2, जी की पावर 1/2, माने लैम्डा और जी दोनों की पावर 1/2 है, और रो रेज टू पावर 0 तो वो 1 हो गया। फॉर्मूला क्या बन गया, v इक्वल टू के स्क्वेयर रूट ये लैम्डा जी।
फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया आपके पास v इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट लैम्डा g। ठीक, अब k का पता हमें नहीं लगता डायमेंशनल एनालिसिस से, तो इस तरह से आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर, देख लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, चलिए, इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन a and time t are chosen as the fundamental physical quantities, find the dimensions of energy। माने एनर्जी क्या है, आपको पता है ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे एनर्जी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में ही हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। माने एनर्जी जो डिपेंड करेगा वो फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम पे करेगा, और उनके सिंबल्स आपको दिए हुए हैं, यही सिंबल्स हम कंसीडर करेंगे। तो इसका सिंपल सा यही मतलब है कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स रेज टू पावर ए, फोर्स पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर कैपिटल ए क्या है, एक्सेलरेशन, वो लिखा हुआ है तो आपने वही वैल्यू डालनी है, एक्सेलरेशन रेज टू पावर बी एंड टाइम टी रेज टू पावर सी। फिर क्या करेंगे हम, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, एफ रेज टू पावर ए रेज टू पावर बी एंड टी रेज टू पावर सी। आफ्टर दैट क्या करेंगे, डायमेंशंस लिखेंगे। सबको पता है एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 l2 t-2, एनर्जी और वर्क के सेम डायमेंशंस। के डायमेंशनलेस, फोर्स के डायमेंशंस आप सबको पता है, mlt-2 रेज टू पावर a। एक्सेलरेशन आप सबको पता है, lt-2 और रेज टू पावर b, और टाइम तो टाइम है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर a, t रेज टू पावर -2a, l रेज टू पावर b, t रेज टू पावर -2b एंड t रेज टू पावर c। अब m वाली टर्म्स देखो, एक साथ करो, अच्छा एक ही टर्म है, तो m वाली टर्म को हमने क्या किया, m रेज टू पावर a। l वाली टर्म्स देखो, l दो टर्म्स है, तो l की पावर आ गई a प्लस बी, है ना, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो l की पावर कितनी आ गई, a प्लस बी। अब बाकी t की पावर्स देखो, t की पावर -2a, t की पावर -2b और t की पावर c। क्लियर, अब क्या करेंगे, पावर्स इक्वेट करेंगे m से m की पावर। तो जैसी पावर आप इक्वेट करोगे तो देखो a की वैल्यू आ गई 1, m की पावर 1, m की पावर a, तो a कितना आ गया 1। a1 आने का क्या मतलब है, a1 आने का मतलब है कि f की वैल्यू पावर 1 ही होगी, तो वो तो सब में 1 है। चलो दूसरा इक्वेट कर लेते हैं, a प्लस बी, l की पावर इक्वल टू 2, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2, l की पावर इक्वेट करो l की पावर से, a की वैल्यू आ गई 1 प्लस बी इक्वल टू 2, तो नीचे लिख देते हैं b कितना आ गया 1, b आना चाहिए 1। b माने कौन, एरिया, एरिया की पावर आनी चाहिए 1। एरिया की पावर 1 नहीं है, ये नहीं हो सकता, एरिया की पावर 1 है, हो सकता है एरिया की पावर 1, एरिया की पावर 1, ठीक है। अब निकालनी पड़ेगी बाकी वैल्यू, फिर t की पावर इक्वेट करो, इज इक्वल टू -2, ठीक। a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया -2, b की वैल्यू 1, तो ये आ गया -2 प्लस c इक्वल टू -2, -2 कितना हो गया -4 प्लस c इज इक्वल टू -2, तो इसको सॉल्व करते हैं, c इज इक्वल टू -2 प्लस 4 एंड c इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो t रेज टू पावर आनी चाहिए 2, t रेज टू पावर 2 आ गया, c ऑप्शन आपका, ठीक। t रेज टू पावर 2 आ गया, f की पावर 1 आ गई, देखो f, a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f of a mass m suspended from a spring of mass
सॉरी स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन F, ठीक, of mass m suspended from a spring of spring constant K is given by the relation F is equal to, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, ठीक, तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, F फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू A m raised to power x and K raised to power y, where A is a dimensionless quantity, तो A तो dimensionless है, the value of x and y, क्या करेंगे, डायमेंशंस लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चे, फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो मैंने टी इनवर्स, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशंस लिखना हमारे लिए आसान है, m0 l0 t माइनस 1, ए डायमेंशनलेस है, m तो मास है, मास रेज टू पावर x, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको बताया था, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है F अपॉन एक्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स क्या होता है mlt माइनस 2, और x एक लेंथ है तो लेंथ से लेंथ कैंसल, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है mt माइनस 2, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया mt माइनस 2, तो स्प्रिंग कांस्टेंट को लिख दिया mt माइनस 2 रेज टू पावर y, ठीक, यहां तो x थी पावर, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, m0 l0 t माइनस 1 इज इक्वल टू m रेज टू पावर x, यहां पर m रेज टू पावर y एंड t रेज टू पावर माइनस 2y, फिर बेस सेम तो पावर ऐड करते हैं, तो m रेज टू पावर x प्लस y एंड t रेज टू पावर माइनस 2y, अब क्या करेंगे, पावर्स को इक्वेट करेंगे, अब पावर्स को इक्वेट कर दो, x प्लस y इज इक्वल टू 0, m रेज टू पावर देखो 0 है, माना x इक्वल टू माइनस वाई, नेक्स्ट क्या है t रेज टू पावर माइनस 2y, तो माइनस 2y इज इक्वल टू t की पावर माइनस 1 है, माइनस 1, ठीक, t की पावर कितनी है, t की पावर है माइनस 1, यहां पर ये माइनस 1, तो y कितना आ गया, y आ गया 1/2, y 1/2 आ गया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई है, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1/2, x की वैल्यू माइनस 1/2 और y की वैल्यू 1/2, डी ऑप्शन, ठीक, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू माइनस 1/2 और y की वैल्यू 1/2, क्लियर, तो इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस का हम यूज कर सकते हैं, क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, फॉर्मूले डिड्यूस करने में, फॉर्मूले डिराइव करने में, और अगर एमसीक्यू आएंगे तो उनमें ऐसी कुछ चीजें पूछी जाती है, ठीक, नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस डायमेंशनल एनालिसिस की, वो क्या है देख लेते हैं। पहली चीज देखो, हमें क्या होना चाहिए, हमें पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो उसके लिए देखो क्वेश्चंस में या तो फॉर्मूला डायरेक्टली दिया रहता है, क्या है, या तो हमें बताया होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, या तो हमें ये क्लियरली बताया होता है किस किस चीज पे वो डिपेंड कर रहा है, तो ये चीज आपको पता ही होनी चाहिए, तो ही हम डायमेंशनल एनालिसिस लगा सकते हैं, ठीक है, वी हैव टू नो द क्वांटिटीज ऑन व्हिच अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। सेकेंड क्या है, द मेथड वर्क्स ओनली व्हेन द डिपेंडेंस इज ऑफ प्रोडक्ट टाइप, जब प्रोडक्ट टाइप की डिपेंडेंस होगी तभी मेथड वर्क करता है। थर्ड क्या है, द न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हैविंग नो डायमेंशंस कैन नॉट बी डिड्यूस्ड, जिनके जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स हैं, जो डायमेंशनलेस क्या है हमारे कांस्टेंट्स हैं, उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता है। The method works only if there are as many equations as there are unknowns, और हमें पता है जितने वेरिएबल्स होते हैं अगर उतने इक्वेशंस होते हैं तो ही हम सॉल्व कर पाते हैं, अगर मान लो इक्वेशंस 3 है, वेरिएबल 4 बन गए तो फिर तो सॉल्व नहीं हो पाता है, तो वो तभी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक, तो कुछ लिमिटेशंस हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, तो इसी के साथ ये डायमेंशनल एनालिसिस क्या हो गया, खत्म हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस के तीनों एप्लीकेशन हमारे खत्म हो गए, और आपका क्लास +1 का चैप्टर 1 2023-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, खत्म हो गया, इतना आपने पेपर के लिए पढ़ना है, ठीक, बाकी नेक्स्ट में भी हम एक वीडियो करेंगे जिसमें अगर हमें कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो, मिक्स जो भी सिलेबस है उसके कुछ 8, 10, 15 क्वेश्चन अगर हमें मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो, एमसीक्यू वगैरह, तो एक वीडियो में हम वो भी कर लेंगे।
और जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट, जैसे एरर है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, उनको भी डिस्कस कर लेंगे आगे। ठीक है, स्कूल के पेपर के लिए सिलेबस आपका यही है, आपने यहीं तक प्रिपेयर करना है, बाकी आगे भी आप प्रिपेयर, कंपटीशन के लिए आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ने जरूरी है। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।